हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका आज 7 दिसंबर के एडिटोरियल डिस्कशन में। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए कि सुमित सर मंडे से अपनी क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आपको और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे, जिनमें एक आर्टिकल खासतौर पे विशेष है। इंडियन एक्सप्रेस में आया था फायर फाइटर्स के बारे में। तो फायर फाइटर्स के बारे में जो एक बिल आने वाला है राज्यसभा में, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। और क्या नंबर से इंडिया में फायर फाइटर्स की क्या दिक्कतें हैं उसको उजागर करता है। बहुत रेलेवेंट टॉपिक है वो। फिर एक आर्टिकल हिंदू में आया है प्लेग के बारे में, कि कैसे बॉम्बे प्लेग जब 1896 में फैला था मुंबई में, तो उस समय में कैसे जो वहां ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था इलाज करने के बजाय, आइडेंटिफाई करने के बजाय सर्विलेंस की टूल की तरह। तो क्या उसके मायने हैं वो समझेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीएलआई स्कीम के आने के बाद क्या चेंजेस आए हैं और कैसे उनमें और बदलाव की जरूरत है, इसको जानेंगे। और एक सिलिका में जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कैसा किया जाए उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन पहले आर्टिकल के साथ, जो बात करता है फायर फाइटर्स के बारे में, जो एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है। इंडिया में फायर फाइटर्स के नंबर क्या है, कितने फायर फाइटर्स हैं, नोबडी केयर्स। हमें भी नहीं पता और जनरली सरकार इसको ध्यान में उतना रखती भी नहीं है, जबकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ये फोर्स है इंडिया की। खासतौर पे आपको गोरखपुर फायर ट्रेजेडी पता होगी। हर साल कई घरों में आग लगती है, कई लोग मारे जाते हैं, पर अक्सर इसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो फायर सेफ्टी के मामले में इंडिया इतना पिछड़ा क्यों है और कैसे उसको फिक्स किया जाए, उसका आंसर इस आर्टिकल में मिलता है। तो जीएस पेपर 3 के डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। तो पहली बात, भारत में फायर सेफ्टी अभी तक क्यों इल्यूसिव है, क्यों पूरी नहीं हो पा रही। जो आपको गोरखपुर की ट्रेजेडी आप याद करो, झांसी की ट्रेजेडी याद करो, दिल्ली में कई बार आग लग जाती है, अनाज मंडी में एक बार आग लगी थी, कई इंस्टीट्यूट्स में आग लग गई है, उनकी वजह से कई बच्चों को वहां से भागना पड़ा था। तो फायर सेफ्टी की प्रॉब्लम क्या है, तो इसके कई कारण हैं। एक पहला जो प्रॉब्लम है वो है इन योर कंस्ट्रक्शन। जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जो उनका कंस्ट्रक्शन होता है, तो जो कंस्ट्रक्शन और जो प्लानिंग का फैक्टर है, पहले वहां पर दिक्कतें हैं कि आपके शहर प्लान नहीं है, उसी तरह आपकी बिल्डिंग्स भी प्लान नहीं है। तो बिल्डिंग्स प्लान ना होने की वजह से वहां पर फायर एग्जिट का प्रावधान नहीं होता है। और प्लस जो प्लानिंग है उसमें ये मैकेनिज्म नहीं दिया गया कि जब आग लगेगी तो जो दमकल में काम करने वाले लोग हैं वो कैसे उससे लड़ेंगे। तो एक बड़ी समस्या इस कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हमेशा से रही है, प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन के फेज में। उसके बाद एक समस्या फायर सेफ्टी की ये भी है कि चलो मान लो कि जो ये समस्याएं हैं वो रहते हुए भी कहीं आग लग जाए, तो उस आग से लड़ने के लिए आपके पास जो फायर ब्रिगेड होनी चाहिए, जो फायर फाइटर्स होनी चाहिए, एक तो उनकी संख्या बहुत कम है। फायर फाइटर्स यानी पर्सनल कम है, यानी आपके पास दमकल कर्मी कम है। और दूसरी समस्या है आपके पास जो उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे जो आपके पास फायर एम्बुलेंसेस होनी चाहिए, या फिर आपके पास जब आग लगती है कहीं भी, तो जैसे इंडिया जैसा शहर है, इंडिया में जैसे जब बड़े शहर हैं जो प्लान नहीं है, वेल कंस्ट्रक्टेड नहीं है, उन जगहों पर जिस तरह के आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, वाटर सप्लाईज फायर ब्रिगेड के लिए, उनकी गाड़ियां, उन सब में बहुत कमी है। तो वो क्या नंबर्स हैं, क्या दिक्कतें हैं, वो इस आर्टिकल में अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो चलिए उसके बारे में पहले समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि डेटा कलेक्ट किया गया है, वो डायरेक्टर जनरल का डेटा है, वो बताता है कितने सारे गैप्स हैं भारत की फायर सेफ्टी में कंपेयर टू जो बेंचमार्क सेट किए गए हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से, हालांकि जो रिपोर्ट थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, लेकिन उस रिपोर्ट के हिसाब से भी देखो तो इंडिया में पहला ट्रेंड पर्सनल की कमी है, फायर फाइटर्स नहीं है, ठीक है। दूसरा, हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं है। अब याद रखिए, अगर किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो अब इंडिया वो ऐसा जमाना तो रहा नहीं कि 3 बिल्डिंग या दो मंजिला इमारतें हैं। अब तो बहुमंजिली इमारतें होती हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। तो उन अपार्टमेंट्स में आग लगे तो आपके पास वैसी सीढ़ियां होनी चाहिए। अलग अलग तरह की आग से लड़ने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की आग अलग होती है, कहीं किसी और वजह से जो आग लगी उसको आप मिटाने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी सुविधाएं कम है। प्लस इंडिया में प्रत्येक 1000 व्यक्ति पे केवल एक फायर फाइटर होना चाहिए, तभी जाकर हम कह सकेंगे हाँ हमारे देश में अगर आग लगेगी तो उसको बचाने के लिए लोग पहुंच पाएंगे। तो अगर प्रति 1000 पर एक फायर फाइटर होना चाहिए, तो इसका मतलब भारत की जनसंख्या के हिसाब से आज 1.8 मिलियन फायर फाइटर्स इंडिया में होने चाहिए। लेकिन अभी कितने हैं, तो आप देख सकते हैं संख्या 3 लाख। कितने होनी चाहिए, अराउंड, तो बहुत कम है फायर फाइटर्स। हमारे पास 1.5 मिलियन फायर फाइटर्स कम है जो होने चाहिए, तो एक बहुत बड़ा गैप है। इसके अलावा फायर फाइटर्स अगर आप राज्य के हिसाब से जाओ तो ऑन एन एवरेज हर एक राज्य में 15,000 फायर फाइटर कम है, 14,382 का फिगर है। सो स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, जहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर तो और ज्यादा फायर फाइटर्स की कमी है।
हर एक राज्य में कम से कम 144 फायर स्टेशन होने चाहिए, जो नहीं है। फायर स्टेशन ही नहीं है, जब आग लगेगी तो वो रिजॉल्व कैसे करेंगे इश्यूज को? इसी की वजह से भारत में ये कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है। तो क्या नंबर होना चाहिए फायर फाइटर्स का, क्या है ये आपको पता लग गया। अब देखो, इस इंडिया में इशू की बात करें तो हमें 3 लेवल पे काम करना पड़ेगा। एक, जो हमारे जो प्लानिंग है उस पर काम करना पड़ेगा, यानी जो बिल्डिंग कोड है, जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पर प्रोविजंस होने चाहिए, फायर फाइटिंग के बेसिक इक्विपमेंट होने चाहिए। और फिर आपके जो जब फायर फाइटिंग की बात आती है तो वहां पर आपके पास बेहतर पर्सनल होनी चाहिए। जो अग्निशामक विभाग है उस विभाग के जो लोग हैं वो ट्रेंड होने चाहिए, उनके पास इक्विपमेंट होना चाहिए, उनके पास सुविधाएं होनी चाहिए। और प्लस तीसरे लेवल पे आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस स्कूल में, ऑफिस में, कि आग लगेगी तो क्या किया जाएगा। मॉक फायर ड्रिल होता है हर जगह शुक्रवार या शनिवार को, मैंडेटरी एक तरह से ही, लेकिन वो भी हर जगह फॉलो नहीं किया जाता। तो वो सब कुछ होना तीनों स्तर पे जरूरी है, तभी जाकर हम फायर फाइटिंग के सही मायने को समझ पाएंगे। तो इसलिए इंडिया में अगर आप देखो, दिक्कतें कई लेवल पर है। क्या क्या भाई? फायर स्टेशन नहीं है, फायर फाइटर्स नहीं है, फायर ट्रक नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, और इसी की वजह से लाखों लोगों की जान खतरे में रहती है। इंडिया में आग लगने के बाद बहुत लोगों की जानें जाती हैं। और इसमें अगर आप स्पेसिफिकली देखो, जो राज्यसभा के बिल की कॉन्टेक्स्ट में ही बात की गई है, इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जो नंबर्स है वो तो बहुत ही कम है। हमने ऑलरेडी देख लिया नंबर कितने कम है इंडिया में, 3 लाख ही है, 1.5 मिलियन कम है आपके पास, इतना बड़ा गैप है। तो इस गैप को कम करने के लिए आपको चाहिए पहले कि बहुत सारी संख्या में आप हायर करो, लोगों को हायर करो, फिर ट्रेन करो। और जैसे अमेरिका में होता है, कि इंडिया में क्या है ना, कि जो दमकल कर्मी है वो एक गवर्नमेंट जॉब की तरह काम आता है, लेकिन अमेरिका में वॉलंटरली भी लोगों को हायर किया जाता है कि भाई अगर आप चाहो तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी फायर फाइटिंग की, और जब जरूरत पड़ेगी तो आप भी फायर फाइटर का काम कर सकते हो। तो इंडिया को भी कुछ वैसा प्रोविजन लाना जरूरी है। ये तो हो गई सॉल्यूशन की बात। पर राज्यों में क्या दिक्कत है थोड़ा वो देख लो। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में बहुत बुरी हालत है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर अभी 79,866 फायर फाइटर कम है। सबसे कम जो फायर फाइटर्स है, जो शॉर्टफॉल है वो यहां पर इतने, और इनके पास होनी चाहिए। बिहार की बात करें, उन्हें भी 45,000 के आसपास और फायर फाइटर चाहिए। महाराष्ट्र को 42,000 के आसपास और चाहिए। हर एक राज्य में अराउंड 14-15,000 फायर फाइटर्स कम है, लेकिन इन 3 राज्यों में नंबर ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास है। यूपी में तो 80,000। तो अगर इतनी ज्यादा संख्या में होगी दिक्कत, तो फिर कैसे आप फायर से लड़ पाओगे? गोवा, लक्षद्वीप जैसे छोटे राज्यों में तो सुविधा फिर भी बेहतर है, लेकिन इन बड़े राज्यों की जो स्थिति है बहुत बुरी है। नंबर्स की बात करें तो मुंबई, दिल्ली में नंबर्स हैं, लेकिन उनकी इक्विपमेंट बहुत पुरानी हो चुकी है, प्लस उनकी ट्रेनिंग रेगुलर नहीं हो पाती। और जो ट्रेनिंग रेगुलर नहीं होगी, उनको रेगुलर अगर अपडेट नहीं किया जाएगा स्किल सेट में, तो आग से लड़ेंगे कैसे? तो इसलिए जरूरत है कि आप लार्ज स्केल लॉस को अगर कम करना चाहते हो तो आपके लोगों के पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, फायर ट्रक, इक्विपमेंट ये होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में अकेले अभी 4,000 से ज्यादा फायर ट्रक की रिक्वायरमेंट है। बिहार में अराउंड 2,800 के आसपास फायर ट्रक चाहिए। महाराष्ट्र में भी 2,500 से ऊपर फायर ट्रक चाहिए। तो जहां 4-4 हजार फायर ट्रक की कमी है, वहां कल के टाइम में अगर कुछ आग लग जाए तो क्या होगा? हर एक राज्य ऑन एन एवरेज 700 ट्रक उनके पास कम है फायर फाइटिंग के लिए। और याद रखिए, फायर फाइटिंग को हम अक्सर इग्नोर करते हैं, पर जो फायर फाइटर्स इस क्षेत्र में काम करते हैं उनकी जान पे जो रिस्क होता है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो जब जाते हैं तो कई लोगों की जानें बचाते हैं। और वो लोग जो दमकल कर्मी होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं, वो आग से लड़ते हैं। जो वो फिजिकल हार्म झेलते हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट से ज्यादा है। अगर आप आर्मी की बात करो, जिसको हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, जो हमें देनी भी चाहिए, आप एयरफोर्स की बात करो, नेवी की बात करो, या पुलिस फोर्स की बात करो, सीआरपीएफ की बात करो, जो आपकी ऐसी फोर्सेस हैं जो सीधा फ्रंट पे रहती हैं, जो सीधा सामना करती हैं कॉन्फ्लिक्ट का, वो नंबर आप देखो कितना ज्यादा होगा उनका, फायर फाइटर्स कितने कम है। और रियलिटी है कि फायर फाइटर्स को कभी भी अगर मैदान में आना पड़ा तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उनको कुछ ना कुछ इंजरी होती ही होती है। तो उनके लिए आपके पास क्या सेफ्टी मैकेनिज्म है? वो भी नहीं है। तो उनकी सुरक्षा के लिए जो आपको एडिशनल हेल्थ के स्टैंडर्ड होने चाहिए वो भी नहीं दिए जाते। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप फायर स्टेशंस पे काम करना स्टार्ट करो। ऐसे फायर स्टेशन बनाओ जो समय पर रिस्पॉन्ड कर सके। आग लगी है, रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? रिस्पॉन्स देने के लिए आपके पास फायर स्टेशन होना चाहिए, उसका नंबर होना चाहिए जहां पर आप तुरंत पहुंच सको। एक जमाना था 100, 101, 102 ये लोगों को याद रहता था कि पुलिस का, एम्बुलेंस का और फायर ब्रिगेड का नंबर है, लेकिन वो भी राज्यों में अलग अलग है। फायर स्टेशन बहुत कम है। तो उसके लिए आपको एक हेल्पलाइन, फायर स्टेशन में हब बनाना, उसका ये बहुत रिक्वायरमेंट है। और फायर स्टेशन क्रिएट करना, और प्लस लोगों को हायर करना जो ट्रेन किए जा सके, और जिनको आप उस नंबर में ट्रेन करो कि जो ट्रेंड भी हो, उनके पास इक्विपमेंट भी हो, सुविधाएं भी हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, ताकि ऐसी समस्याएं जब बार बार आए तो उनसे लड़ा जा सके। जो गोवा, लक्षद्वीप, सिक्किम जैसे राज्य हैं, जिनमें कह सकते हो नंबर के हिसाब से ठीक ठाक
संख्या है, पर वहां भी अगर आप देखो ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है सोफिस्टिकेटेड नहीं है, बहुत पुराना है, वो उस लेवल का ही नहीं है कि वो आज जाकर वहां पर आग से लड़ सके अगर जरूरत पड़े तो। सो दैट्स व्हाई व्हेन वी टॉक अबाउट फायर सेफ्टी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा तीनों लेवल पे, पहला प्लानिंग, ठीक है, दूसरा पर्सनल या फिर आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, और प्लस अवेयरनेस, तीनों की कमी है। तो तीनों लेवल पे जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। फायर ट्रक, फायर स्टेशन जब नहीं होंगे तो एक एक सेकंड जब आग लगती है तो जरूरी होती है, क्योंकि देखो एक जगह आग लगती है वो आग घरों तक फैल जाती है। अगर आपने किसी आग शुरू हुई, आपने 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर उसको बुझा दिया या फायर ब्रिगेड वहां पहुंच गई तो वो रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर आपने उसको उतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं किया तो वो पूरी तरह फैलती चली जाती है। फिर आपको बहुत सारी संख्या में सुरक्षा बल चाहिए, बहुत लोग जल जाते हैं, करोड़ों की संपत्ति का लॉस होता है। तो इसीलिए आपको जरूरी है कि वो रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो। रिस्पॉन्स टाइम कब कैसे होगा भाई, पहले आपके पास यूनिट होना चाहिए, उसके लिए लोग होने चाहिए। तो इसलिए अगर आपको लाखों लोगों की जान बचानी है, घर हो गए, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, जहां से लोग निकल भी नहीं सकते, उनके अंदर की आपने बेसिक अवेयरनेस फैलाई है कि फायर अलार्म का काम कैसे होगा, फायर जब होगी तो कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा बच्चों को या हॉस्पिटल में स्टाफ्स को या ऑफिस से, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसमें क्या सिस्टम्स है। हाल में कुछ इमेजेस आती हैं जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में गैस लीक के द्वारा ब्लास्ट हो जाते हैं, तो क्या प्रोविजंस है, इन पे क्या ध्यान दिया गया, एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए हमारा शहर जितना बढ़ता जा रहा है, जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, वहां हमें अर्जेंट इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हमारे सिटीजन्स की जान बच सके और हम ये एक दो इंसिडेंट्स को अकेले में ना देखें। आप कंबाइंड फिगर देखो तो बहुत लोगों की जाने जाती हैं। सो ओवरऑल आपके सिस्टमिक फ्लॉज हैं, सिस्टमिक फ्लॉज प्लानिंग में है, जो मैंडेटरी नियम है उनका भी पालन नहीं हो रहा, आपके जो मैंडेटरी नंबर्स होने चाहिए वो भी नहीं है, जो रिस्पॉन्स का टाइम है वो भी बहुत ज्यादा है, फिर आपके पास रिसोर्स की शॉर्टेज है, जो नंबर्स अभी आपने पढ़े, स्टेट का डेफिसिट ज्यादा है, रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा है, कॉल ऑफ एक्शन का टाइम भी, और हमें जरूरत है कि अभी हम इन्वेस्ट करें, चीजों को बढ़ाएं। अब इसी में ना अगर आप कंपेयर करो इंडिया को यूएसए से तो आपको एक आइडिया लगेगा। इंडिया में 1.8 मिलियन का नंबर चाहिए और अमेरिका में अवेलेबिलिटी अगर आप देखो तो अभी 1 मिलियन से ज्यादा उनके पास फायर फाइटर्स हैं, जिसमें वॉलंटियर जो है अराउंड 6,70,000 तो वॉलंटियर फायर फाइटर्स हैं। तो देखो कितना नंबर है यहां पर, इतना इनके फायर फाइटर्स ऑलरेडी हैं जो वॉलंटियर करते हैं। तो हम भी ऐसा सिस्टम फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारे जो 1.5 मिलियन फायर फाइटर्स की कमी है वो पूरी की जा सके। जो नंबर है इनमें देखो फायर डिपार्टमेंट इतने सारे हैं, 22-27,000 से ज्यादा फायर डिपार्टमेंट्स हैं, 58,000 से ज्यादा फायर स्टेशन हैं, इतने इंडिया में नहीं है। और खासतौर पे जो ऐसे इलाके हैं जहां आग ज्यादा लगती है वहां ज्यादा फायर स्टेशन हैं। तो वी नीड टू इन्वेस्ट इन फायर स्टेशन ताकि हम एटलीस्ट इनका आधा तो करें भाई, हमारे देश में जनसंख्या इनसे बहुत ज्यादा है। वी नीड टू इंश्योर कि हम उनको बचा सकें। तो यह है फायर फाइटिंग को लेकर जो डेटा है और क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात की। अगले आर्टिकल पे आते हैं, ठीक है, वो आइडिया लग गया। बिल्डिंग ऑन रिवाइवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, भारत कहता था कि भारत में अगर जीडीपी का मानो तो मैक्सिमम जो जीडीपी में अगर आप देखो कंट्रीब्यूशन है तो वो सर्विस सेक्टर का है। चाइना जैसे देश में मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा शेयर होता है, तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग शेयर बहुत कम है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। हम चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बढ़े ताकि हम चाइना से इंपोर्ट कम करें, हम अपने लिए देश का खुद से निर्माण कर सकें। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, पीएलआई स्कीम लॉन्च की कि भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो, मोबाइल बने, कंप्यूटर्स बने, हम पिन से लेकर एरोप्लेन तक सब इंपोर्ट ना करें। तो उसमें अब थोड़ी सी शुरुआत हुई है, मेक इन इंडिया, पीएलआई, अब कैसे उसको और बढ़ाया जाए, ये आर्टिकल इसकी बात करता है। तो पेपर 2 के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी और जो इश्यूज है प्लानिंग, मोबाइलाइजेशन, रिसोर्स ग्रोथ के बारे में, उससे डील करता है ये आर्टिकल। तो यहां अगर आप देखो तो यह मुख्य रूप से जो बात की गई है कि क्यों हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव करने की जरूरत है एक नए सिस्टम के साथ। देखिए, इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। खासतौर पर अगर आप देखो तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे अब इंडिया में बहुत सी मोबाइल हैंडसेट असेंबल होते हैं, उसमें मोमेंटम देखा गया। आप कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां इंडिया सालों से पिछड़ रहा है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश भी इंडिया से आगे निकलते दिख रहे हैं, वहां पर भी हमने कोशिश की है कि चीजें स्टार्ट हो। आप सेमीकंडक्टर्स की बात करो, आप और कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करो, तो ये जो पुश आया है वो प्राइमरीली आया किस चीज की वजह से है, तो वो एक स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसकी वजह से ये चीजें हमें देखी हैं। तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या था कि अगर आप भारत में मैन्युफैक्चर करते हो ऑटोमोबाइल्स को, टेक्सटाइल को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, मोबाइल को, तो उसमें आपको बाद में छूट दी जाएगी। तो इसमें हुआ क्या कि इंडिया में प्रोडक्शन भी बढ़ा और जॉब क्रिएशन भी हुआ। देखो, मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां बहुत से लोगों को काम मिलता है। कंपेयर करते हैं, जब व्हाट्सएप शुरू किया गया था ना, और जब तक व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा था, तब तक व्हाट्सएप भारत में फैल चुका था, दुनिया में फैल चुका था। उसमें काम कर रहे थे कितने लोग, 9 लोग या 10 लोग ऐसे काम करते थे, बस इतनी बड़ी कंपनी थी ये। कंपेयर करो आप एक
उसी लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग की कोई कंपनी है, टाटा, जिंदल, इन सब में कितने लोग काम करते हैं? रिलायंस की बात कर लो आप जियो की बात करो, रिलायंस की बात करो, कंपेयर करो दोनों को, तो आपको दिखेगा कितना डिफरेंस है जितने लोगों को वो हायर करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग हमेशा एक बहुत ज्यादा जॉब इंसेंटिव सेक्टर होता है, जहां पे जॉब की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो काफी लोगों को रोजगार मिलता है, उनके स्किल सेट भी डेवलप होता है। सर्विस सेक्टर ज्यादा जॉब्स आपके लिए बना नहीं सकता एक पॉइंट के बाद। तो इसीलिए इस पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया गया, इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। जो एनुअल सर्वे इंडस्ट्री का डेटा है 2022-23 का, वो दिखाता है कि कैसे पीएलआई के स्कीम इंसेंटिव्स और हर सेक्टर में जहां इसको लॉन्च किया गया वहां अच्छी ग्रोथ देखी गई। ओवरऑल जो ग्रोथ रेट थी वो 21.5% थी, और जो ग्रोथ वैल्यू एडेड था वो भी 7.3% से बढ़ा। ये क्यों हुआ है? क्योंकि कई सेक्टर को स्कीम से फायदा हुआ, बाहर से और निवेश आना स्टार्ट हुआ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, फूड प्रोडक्ट हो गए, इनमें ग्रोथ हुई जैसे ही इन पे पीएलआई स्कीम लागू हुआ। देखो पीएलआई स्कीम को ना पहले कुछ सेक्टर्स पे ही लागू किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइमरीली उसका टारगेट था, बाद में इन्हें केमिकल, फूड प्रोडक्ट्स पे भी बढ़ाया गया। तो अभी ये 58% जो टोटल आउटपुट है मैन्युफैक्चरिंग का, उनमें ग्रोथ देखी गई इस साल में 24.5%। तो एक अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ देखी गई है। इस सर्वे में देखा गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कंपनियां रजिस्टर करती हैं, जो उनका डेटा है, उसमें इंप्रूवमेंट देखी गई। 10 या उससे ज्यादा जो वर्कर्स हैं, या 20 या उससे ज्यादा वर्कर हैं जो विदाउट पावर हैं, उनको भी इसमें जोड़ा गया। तो एक अच्छी खासी आपको एक्सपेंशन देखने को मिली है, जिसमें कि जबकि कोविड का पेंडेमिक इससे पहले था, तो रिबाउंड में समय लगता है, और ये ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है, और डिस्ट्रप्शन हालांकि धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पर समस्या ये है, याद रखिए, जब भी हम इन नंबर्स की बात करते हैं, हमें एक चीज रियलाइज करनी होगी कि कई सारी समस्याएं भी भारत की मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा बनी रहती हैं। समस्या कैसी? कि भारत में सबसे पहले बात, जो बिजनेस बिल्ड करना होता है या कोई प्लांट खड़ा करना है, उसमें इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और उसका एक बड़ा फैक्टर होता है इनपुट कॉस्ट का। आप उसको स्टैब्लिश करना चाहते हो तो उसमें सबसे बड़ी संख्या होती है प्रॉब्लम की, वो होती है लाइसेंसिंग। बहुत ज्यादा, बहुत से लाइसेंसेस चाहिए होते हैं आपको, क्लियरेंसेस मिलने में बहुत सी दिक्कत होती है। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भारत में बिल्कुल भी नहीं है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होते हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो पाती। तो इन सब एरियाज पे जब तक काम नहीं किया जाएगा, तब तक हम अपनी रियल पोटेंशियल को नहीं पा सकते। अभी अगर आप देखो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ रही है। इंडिया अगला मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि एप्पल और बाकी जैसी कंपनीज इंडिया में तो इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड में भी बहुत सारा इन्वेस्ट करती हैं। इवन कंबोडिया में भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट गई। क्यों? क्योंकि भारत में चीजें बहुत स्लो चल रही थी। तो इसलिए अगर पीएलआई स्कीम को हमें और आगे तक लेके जाना है, इसको और लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं, एपरल, लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर, इनमें प्लस स्पेस टेक्नोलॉजी वैसे एरियाज में, एरोस्पेस में लेके जाना चाहिए, ताकि इन एरियाज का भी ग्रोथ फ्रंटियर हम बीच कर पाए। तभी जाकर हम सही मायनों में जो हमारी इंडस्ट्री है और जो हमारा एक्सपेंशन है, जो उसका पोटेंशियल, उसको पूरा कर पाएंगे, ताकि हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो जाए। तो आपको एक तो पहले चीज क्या करनी है, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, चाहे अपैरल हो गया, चाहे फर्नीचर हो गया, इनमें भी इसको एक्सटेंड करना चाहिए। और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का जो अगला सेक्टर है, जैसे एरोस्पेस हो गया, जैसे मान लो आज स्पेस एक्स है, वो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को लेके जाती है, इंडिया की भी इसरो लेके जाती है, पर इसरो लिमिटेड है गवर्नमेंट एजेंसी होने की वजह से। स्पेस एक्स, ब्लू ऑरिजिन, बोइंग और ऐसी कई कंपनियां जिस पे काम करनी है, जो बहुत पैसा कमा रही हैं। तो इंडिया को भी एरोस्पेस और ऐसे इलाकों में भी पीएलआई को एक्सटेंड करना चाहिए। प्लस हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी वल्नरेबिलिटी, इससे होगा क्या कि हमारी कम हो जाएगी। अभी आज युद्ध चल रहे हैं, तो हो सकता है भारत में चीजें इंपोर्ट ना हो पाए लड़ाई की वजह से। सीरिया में जंग चल रही है, यूक्रेन में जंग चल रही है, कहीं और जंग स्टार्ट हो जाए, तो भारत कम से कम उससे बचा रहेगा। अब साउथ कोरिया में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तो क्या भारत को जो मैन्युफैक्चरिंग की चीजें चाहिए, क्या उसके लिए निर्भर रहेगा भारत दूसरे पे? उससे बचने का बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने एरिया में मैन्युफैक्चरिंग और पे निवेश करो। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भारत में R&D पे बहुत कम पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप रिसर्च नहीं करोगे, आप डेवलपमेंट पे काम नहीं करोगे प्रोडक्ट के, तो आपकी ग्रोथ हमेशा कम रहेगी। एक चीज देखी गई है कि इनपुट प्राइसेस बढ़ गए हैं पिछले कुछ सालों में। ये दिखाता है कि प्रोडक्शन के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज के साथ समस्या ये है कि चीजें बहुत महंगी होती जा रही हैं। अब जैसे वॉर की बात हो गई या चीजें हो गई, इनकी वजह से इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इत हाई इनपुट कॉस्ट की वजह से कंपनीज को उतना फायदा नहीं हो पा रहा है। क्यों इनपुट कॉस्ट बढ़ गई भाई? क्योंकि हम सब कुछ तो इंपोर्ट करते हैं। तो मान लो अगर आज इंडिया में आप कोई चीज बना भी रहे हो, तो उसका जो स्पेयर पार्ट है, वो स्पेयर पार्ट मेजरली आप बाहर से मंगवाते हो। स्पेयर पार्ट जहां से आता है, उस एरिया के आसपास अगर आपकी शिपिंग का कॉस्ट बढ़ गया, या वहां कोई प्रॉब्लम आ गई, रशिया यूक्रेन वॉर जैसी सिचुएशन आ गई, तो आपके ओवरऑल प्रोडक्ट का बनने में जो प्राइस है बढ़ जाएगा।
इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा तो आपका जो प्राइस है फाइनल वो बहुत ज़्यादा आएगा, यानी आपका सामान बहुत महंगा हो जाएगा, तो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा। इसी वजह से हमें ज़रूरत है कि हम अपने जो इंपोर्ट्स है उसको कम करें और हमारी चीज़ें जो देश में मैन्युफैक्चर हो रही हैं उसमें मैक्सिमम पार्ट्स इंडिया में बने, ताकि हम बाहर की वल्नरेबिलिटी से, बाहर से जो खतरा है उनको, वो कम हो सके और भारत में वही चीज़ कम दर पे बेहतर तरीके से बनाई जा सके और वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पर, जिससे कि आप उनको बाजार में लाकर बेच सको और अपने लिए पैसे कमा सको, ये चीज़ें हो पाए। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने इंपोर्ट रिजीम को, जो हम भारत में निर्यात करते हैं, उसको स्ट्रीमलाइन करें। हमें जो टैरिफ है, उसके ऊपर जो टैरिफ लगते हैं इंपोर्ट्स को, उसको सही करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल पर, इंटरमीडिएरीज पे और फिनिश गुड्स पे। भारत में क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ों पर क्या है कि अगर आप रॉ मटेरियल लाते हो तो उस पर आपको ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, और अगर आप फाइनल गुड लाते हो, मान लो अगर भारत में कंप्यूटर किसी को बनाना है तो कंप्यूटर के चिपसेट्स पे बहुत ज़्यादा हाई आपकी इनपुट कॉस्ट, वो टैरिफ है। आप स्क्रीन खरीदोगे तो उस पर बहुत ज़्यादा इनपुट आपको हाई पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा टैरिफ का। तो कोई कंप्यूटर बनाने वाला जो भारत के लिए कंप्यूटर यहाँ पर बनाना चाहेगा, मान लो उसको स्क्रीन बाहर से मंगानी पड़ रही है या चिपसेट मंगाने पड़ रहे हैं, तो उसको चिपसेट मंगाने में बहुत ज़्यादा टैरिफ देना पड़ रहा है, इवन स्क्रीन पे बहुत टैरिफ देना पड़ रहा है। तो उसका जो लैपटॉप इंडिया में बनेगा बहुत महंगा हो जाएगा। उसके बदले में अगर वो फिनिश लैपटॉप लेके आता है चाइना से, तो उस पर टैरिफ कम है, तो कोई भी सोचेगा भाई तब इंडिया में बनाओ ही क्यों, स्पेयर पार्ट जो लग रहा है उस पर बहुत टैरिफ देना पड़ रहा है, सीधा फाइनल प्रोडक्ट वहां से ले आते हैं। तो इसीलिए भारत को जरूरी है कि अपनी इंपोर्ट रिजीम को भी स्ट्रीमलाइन करे, कि ऐसा ना हो कि आपके जो रॉ मटेरियल है उस पर आप ज्यादा ले रहे हो और फिनिश गुड पे कम ले रहे हो। तो इसमें बात की गई है कि आपको इस तरह से 0 से लेकर 2.5%, 2.5 से 5 और 5 से 7.5 तीनों लेवल पे काम करना चाहिए। 3 टायर सिस्टम की बात यहां की गई है कि अगर आप रॉ मटेरियल ला रहे हो इंडिया में, तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट आप इंडिया में बनाओगे, तो आपको कम टैरिफ देना चाहिए कंपेयर टू कोई अगर फाइनल प्रोडक्ट इंडिया में लेके आ रहा है। ठीक है, अभी इंडिया में क्या है ना, कई एरियाज में फाइनल प्रोडक्ट्स पे जो है टैरिफ कम है और रॉ मटेरियल पे ज्यादा है, तो उनको चेंज करके हमें इस तरह का सिस्टम करना चाहिए कि रॉ मटेरियल लाओगे तो कम टैक्स देना पड़ेगा, फाइनल गुड लाओगे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ताकि रॉ मटेरियल लोग लाएं, इंडिया में चीजें बनाएं और भारत का मार्केट और भारत के प्रोडक्ट्स कंपिटिटिव हो जाएं। एक समस्या इसमें यह भी है रीजनल इंबैलेंस। मेजॉरिटी ऑफ जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र में, यहां 54% से ज्यादा आपकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं होती है, इंप्लॉयमेंट भी यहीं होती है, तो आपकी सारी एक्टिविटी इन राज्यों में लिमिटेड है। जरूरी है कि भारत अपना जो इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसको बढ़ाना चाहता है। आपको सस्ते वर्कर्स कहां मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको ईस्ट इंडिया में। आप बिहार जाइए, झारखंड जाइए, उड़ीसा जाइए, वैसे इलाकों में आपके पास बहुत से सस्ते वर्कर्स हैं, जो वर्कर्स वहां से माइग्रेट करके इन राज्यों में जाके काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन सेक्टर्स को वहां पुश करोगे जहां वर्कर्स है, तो आप बेहतर तरीके से इंडिया की कैपेसिटी का फायदा उठा पाओगे। आपको जरूरत है वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की, ताकि वहां भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ पाए। और प्लस जरूरत है आपको एमएसएमईज और महिलाओं पे फोकस करने की। भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें मैक्सिमम जो लोगों को रोजगार मिलता है या जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से, माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से, यानी छोटे मोटे जो आपके छोटे कारखाने होते हैं वहां पे मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड होते हैं। अराउंड 60 मिलियन पीपल वहां एम्प्लॉय होते हैं और 45% जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है उसका शेयर है एमएसएमईज का। तो इसलिए एमएसएमईज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस सेक्टर में, और इसलिए एमएसएमईज को ग्रो करना चाहिए। हमें एमएसएमईज के हिसाब से पीएलआई इंसेंटिव बनाने चाहिए, ताकि वो एमएसएमईज, छोटे और लघु जो उद्योग हैं, वो इसका फायदा उठा सके, वो भी इससे टैक्स रिबेट्स ले पाए, इंसेंटिव ले पाए, अपने आप को स्केल अप कर पाए और वो बड़े बड़े एक्सपोर्ट मार्केट्स पे अपना सामान बेच सकें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि एमएसएमईज खुद अपने प्रोडक्ट्स को सीधा मार्केट कर पाए, इंटरनेशनल मार्केट्स तक वो एक्सपोर्ट कर पाए चीजों को, उन तक वो सुविधाएं पहुंच पाए सस्ती दरों पे, ताकि भारत में और एमएसएमईज डेवलप हो। एमएसएमईज डेवलप होंगी तो मेक इन इंडिया का सपना सही में पूरा हो पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति फिर कोशिश करेगा खुद की अपनी इंडस्ट्री को खड़ा करने का, माइक्रो इंडस्ट्री को। तो इससे होगा ये कि इन एमएसएमईज में महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, क्योंकि एमएसएमईज आपके नॉर्मली क्या होता है ना, जहां इलाका है जहां लोग वर्कर्स हैं, अगर आप ईस्ट इंडिया की बात करो तो वहां भी ऐसे एमएसएमईज काफी सारे हैं, तो उनमें ग्रोथ मिलती है। उसमें वुमेन फोर्स पार्टिसिपेशन आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि इंडिया में वुमेन अभी तक ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। अगर वो भी पार्टिसिपेट करेंगी तो इंडिया को और ज्यादा अपनी मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ में फायदा मिलेगा। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है 9% तक बढ़ सकता है अगर महिलाएं वर्कफोर्स को ज्वाइन कर लें। अगर महिलाएं जुड़ती हैं 9% की ग्रोथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक महिलाओं को इसमें जुड़ने ही नहीं दिया जा रहा। एक, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कैसे करेंगी? वो सारे तो गुजरात, महाराष्ट्र के रीजन में है। जो बाकी राज्यों की महिलाएं हैं वहां तक काम करने जाएंगी कैसे? तो अगर वो जहां रहती है उनके आसपास चीजें मिले तो बेहतर तरीके से वो ग्रो कर सकती हैं। तो इसलिए हमें सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
ग्रो करने की ज़रूरत है। महिलाओं की जब बात की जाए तो उनके लिए हॉस्टल्स होने चाहिए, वुमेन ओनली हॉस्टल, या फिर क्रैश की सुविधाएं होनी चाहिए, डॉर्मेट्री होनी चाहिए, चाइल्ड केयर फैसिलिटी होनी चाहिए। लेकिन आप कहोगे कंपनीज ऐसा क्यों करेंगी? देखिए, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां ये देखा गया है कि जहां महिलाएं जब काम करती हैं तो पुरुषों के मुकाबले बेहतर काम वो करती हैं। कुछ सेक्टर्स में ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती हैं, आउटपुट भी बेहतर होता है। तो उन एरियाज में, जैसे आप एप्पल की असेंबली यूनिट जो इंडिया में लगी, वहां महिलाओं पर उन्होंने फोकस किया। तो उसी तरह इनके सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बना के दो, इनके लिए आप वैसी सुविधाएं दो, तो महिलाएं आपके लिए बेहतर एक वर्कर्स का काम कर सकती है। ये देखा भी गया है कई सेक्टर्स में। तो इंडिया में जरूरत है कि उस एक ऐसे एरिया को जो अभी तक छूटा हुआ है उसको मेन स्ट्रीम में लेके आओ, ताकि इंडियन इकोनॉमी एक डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित भारत का सपना जो हमारा 2047 तक का है, वो तभी हो पाएगा जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ होगी। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा और वो मेन स्ट्रीम से जुड़ पाएंगे, और हमारा जीडीपी भी उसी हिसाब से ग्रो कर पाएगा, हमारी कैपेबिलिटी ग्रो कर पाएगी। तो इसलिए इन सेक्टर्स पे काम करने की बात की गई है। अब इसका एक कोर अगर हम देखें तो पीएलआई स्कीम की सक्सेस क्या कह रही है, एनुअल सर्वे ने क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग में कितनी ग्रोथ है, जीवीए में कितनी ग्रोथ है, सेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसी रही है, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी में इन्होंने बड़ा रोल निभाया है, और हमें इसमें रिफॉर्म करने की भी जरूरत है। ठीक है, ये हमने समझा। अब एक छोटा सा आर्टिकल और था द हिंदू में सिलिका के ऊपर। अगर आप देखो, कई जगह आपको दिखेंगे लोग धुएं में काम करते हुए, खासतौर पर सिलिका की वजह से कई लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम होती है। एक बड़ा हेल्थ डिजास्टर है इंडिया के लिए, और हेल्थ कंसर्न बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडिया में लगातार ग्रोथ बढ़ रही है, जो लोग गरीब हैं उनको ऐसे एरियाज में काम करना पड़ता है जब इनके फेफड़ों में इतना धुआं जाता है, इतना सिलिका जाता है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट आप कह सकते हो पॉल्यूटेंट है, खासतौर पे उन वर्कर्स के लिए जो यहाँ पर काम करते हैं, जिनके लंग्स, जिनके फेफड़े तबाह हो जाते हैं। और ये सब मैक्सिमम सिलिका निकलता है सैंड और स्टोन वाली क्रशिंग कोई यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग का काम जहाँ हो रहा है, जहाँ आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हो, सीमेंट बना रहे हो, रोड बना रहे हो, वहाँ इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आप देखोगे डस्ट उड़ती है, और डस्ट की वजह से होता है सिलिकोसिस, और सिलिकोसिस आपके लंग टिश्यू को तबाह कर देता है। और अक्सर जो लोग इन तरह की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वो बुढ़ापे में ज़्यादा समय तक जी नहीं पाते, क्योंकि उनको इतनी बीमारियां हो जाती हैं। और ये जो रिस्क है ये केवल बूढ़े लोगों को, जवान लोगों को नहीं, आसपास बच्चे रहते हैं तो उनको भी हो जाता है। और कई महिलाएं यहाँ काम करने जाती हैं, अपने बच्चों को लेके जाती हैं, तो उस एक्सपोजर की वजह से महिलाएं, बच्चे, सबको ये सिलोसिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो भारत के जो लाखों मजदूर हैं उनको इस थ्रेट ने जकड़ा हुआ है, और कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए 1999 से ही बोला जा रहा था, आईसीएमआर की रिपोर्ट थी कि 8 मिलियन इंडिया के जो लोग हैं वो सिलिका डस्ट को लेकर एक्सपोज्ड हैं। और ये पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, हमें नए माइंस बनाने पड़ेंगे, पुरानों को एक्सपेंड करना पड़ेगा। जब ये होगा तब और दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए इसे मेंटेन करना, इसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अब सिलिका डस्ट की बात की, इन चीज़ों की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है गवर्नमेंट ने अभी तक इसके ऊपर फोकस किया? नहीं किया। अब कुछ नियम बने हैं जब पोल्यूशन बढ़ गया है, तो इसीलिए एनजीटी ने एक नया डायरेक्टिव दिया सीपीसीबी को कि भाई आप सिलिका माइनिंग या वॉशिंग प्लांट जैसे बनते हैं उसकी परमिशन देने के लिए जो गाइडलाइंस हैं उनमें बदलाव करिए, उनमें चेंजेस लाइए कि भाई वहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटी होनी चाहिए सिलिका माइन के पास, तभी जाकर माइन वर्कर्स की जान बचेगी, वरना उनका जीना दूभर हो जाएगा। जो इंडिया का ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020 का है, वो बात करता है कि जो भी ऐसे माइन वर्कर्स हैं जो चलाते हैं इसे, वो कोई भी जो थ्रेट होता है, अगर इस एरिया में काम करने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये वर्कर को बताएं और उससे जो बीमारियां हैं उनके बारे में उन्हें अवगत कराएं, और उसके लिए जो काम हो सकता है वो भी करें। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, और वो तो अक्सर जो है, जो डायरेक्टर जनरल होते हैं माइन सेफ्टी के, उनको नोटिफाई भी नहीं करते। और इसको रोकने के लिए स्टेट को ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि राज्यों के अंदर ये काम होता है कि माइन ऑपरेटर्स इस तरह का काम करें, और वो अपना इनिशिएटिव लें राज्य कि माइन जो वर्कर्स हैं उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, उनको अवेयर कराया जाए कि भाई देखो ये जो काम कर रहे हो बिना मास्क के, इसमें ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। देखो, अगर आप कभी हॉलीवुड की फिल्में देखो या बाहर के वर्कर्स को देखो, तो हमेशा वो प्रॉपर सेफ्टी गियर पहनते हैं। इंडिया में सेफ्टी गियर नहीं पहना जाता क्योंकि वर्कर्स को पता ही नहीं है कि क्या नुकसान हो सकता है। एक छोटा सा मास्क इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इनका अगर ढंग से टाइम टू टाइम बस एक चेकअप हो जाए तो वो भी बहुत सी डेथ्स को कम कर सकता है। तो इसलिए पोटेंशियल है कि भारत में ग्रोथ हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बढ़े, पर इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। हमें स्पेशल हॉस्पिटल्स बनाने की जरूरत है ताकि ये चीज़ें निकल पाएं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया जा रहा। कोड बताता है कि क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए जो बताएं सिलिकोसिस का एरिया, एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप होना चाहिए ताकि सिलिकोसिस के जो केसेस हैं वो सामने आ सके, अगर किसी को हो रहे हैं तो डेवलपिंग स्टेज में ही उसको रिजॉल्व किया जा सके। लेकिन सिलिकोसिस, इनकी जो
चेकअप की बात है, कुछ नहीं होता। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी अक्सर इसको टीबी समझ के डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई टीबी हो गया, लेकिन टीबी नहीं होता, क्योंकि उनको भी कभी कभी ट्रेनिंग की कमी होती है जो इस एरिया में ट्रेन नहीं होते। इसलिए एनजीटी ने कहा है कि भाई आपको काम करना पड़ेगा और जो लॉ है उसका पालन करना पड़ेगा, तभी जाके इंडिया के वर्कर्स की जान बचेगी। और इसमें एक बड़ा सेक्टर है स्टेट्स। राज्य सरकारें इसको बिल्कुल इग्नोर करती हैं। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो माइन है, जो मेनली उनका जो भी सीधा संवाद होता है वो राज्य सरकारों के साथ होता है, वहीं से लाइसेंसिंग का काम होता है। हमने जब वो आर्टिकल डिस्कस किया था तब हमने बात करी थी माइंस के बारे में भी। तो यहां माइन वर्कर्स के वेलफेयर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अक्सर अपने हाथ पीछे खींच लेती है, वो इसको सीरियसली नहीं लेती। और ये भी दिखाता है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका कैसे प्रभाव इंडिया पे पड़ रहा है। उल्टा इंडिया ये बोलता है कि हम जो है अभी क्लाइमेट इमिशन को कम नहीं कर सकते, हमें और माइंस अभी चलानी है। इंडिया जो है एक ऐसा स्टेट है जो पुश कर रहा है कि हमें और अभी इस एरिया में काम करना है। वो ज़रूरी भी है क्योंकि भारत को रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन हम केवल इन एरियाज पे फोकस नहीं कर सकते और इसके लिए बलि दे दें उन लोगों की जो ज़्यादा शिक्षित नहीं है, जिनके पास हेल्थ की सुविधाएं नहीं है। अगर वो लोग हमारी जो वर्कर्स हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री को बिल्ड कर रहे हैं, उनके लिए बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है। और जो माइन ओनर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनके लिए कम से कम बेसिक हेल्थ की सुविधा दी जाए। अगर वो नहीं दे सकते तो कम से कम स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर आकर वहां पर एक एनुअल हेल्थ चेकअप, बॉडी टेस्ट, इस तरह की सुविधाएं तो दे सकती है ना। हेल्थ के सेंटर्स खोल सकती है जिनका टारगेट हो वहां पर काम किया जाए। मोबाइल हेल्थ चेकअप हो सकते हैं जो नहीं किए जाते। स्टेट उल्टा चीप सिलिका के चक्कर में इनको इजीली लाइसेंस देती है, जो वर्किंग कंडीशंस है उसका ध्यान नहीं रखती। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको बचाया जा सके, वरना इंडिया के लाखों वर्कर्स इस जाल में फंसे रह जाएंगे। तो सिलिका का जो भारत के वर्कर्स पे बुरा प्रभाव हो रहा है उसके बारे में एक आर्टिकल था, ये भी हमने जाना। अगला आर्टिकल और आखिरी आर्टिकल बात करेगा पब्लिक हेल्थ के बारे में, पेपर 2 से रिलेटेड है, जहां बात की जा रही है 1986 में मुंबई में एक बहुत बड़ा प्लेग आया था। उस प्लेग में कोविड जैसा आपने आज इस बार देखा, इस बार नहीं 2-3 साल हो गए, जो वो त्रासदी थी उससे पहले भी कभी ऐसी त्रासदी आई थी तो बॉम्बे का प्लेग था जो 1896 में आया था। उस समय में क्योंकि हेल्थ सुविधाएं भी नहीं थी तो प्लेग मतलब काली मौत, लोग मरते चले जाते थे गांव के गांव। और बॉम्बे में वो प्लेग आया था, बहुत ही खतरनाक प्लेग था। इस आर्टिकल में बात की जा रही है जब ये हेल्थ इमरजेंसी आई थी तब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था। बॉम्बे प्लेग पहली बात हुआ क्यों था? देखो बॉम्बे कहां पर था, यहां मुंबई जहां है वहां बॉम्बे था। अब ये ग्लोबल हब था ट्रेड का, हर तरफ से ट्रेड यहां से होता था। ये पूरा का पूरा रीजन आप देख लो, खैर स्वेज कनाल तो बाद में बनी है, यहां आप चले जाओ तो ये एक ऐसा इलाका था जो मिडिल ईस्ट हो, आप इधर बात करो या चाइना जाना है या जापान जाना है, उन सभी रूट्स के सेंटर में था। तो इसलिए यहां पर ट्रेडर्स बहुत आते थे, इसलिए यहां पर प्लेग फैला था। तो इस प्लेग को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो सिस्टम फॉलो किया था कि वो मैपिंग का इस्तेमाल करके मैप करेंगे कहां पर लोग हैं, कहां पे प्लेग फैला, किन लोगों को इंपैक्ट कर रहा है, कौन से लोग हैं, ताकि डिजीज को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये आर्टिकल ऐसा बताता है कि कैसे जब ब्रिटिशर्स ने प्लेग को कंट्रोल करने के लिए मैपिंग की, एक सिस्टम डेवलप किया ताकि पता लगा सके कि कहां से बीमारियां पनप रही हैं, वहां उनका फोकस बीमारी को हटाने का नहीं बल्कि सर्विलेंस के ऊपर था कि वो नजर रख सके। तो ये दिखाता है ये आर्टिकल कि कैसे हेल्थ क्राइसिस, सर्वेलेंस, कंट्रोल और एथिकल गवर्नेंस का एक ढांचा बन जाता है। जब आज हम कोविड की भी बात करें तो हालांकि अब तो हम डेमोक्रेसी में है, सरकार की जिम्मेदारियां हैं, काफी स्ट्रांगली हमने इसका सामना भी किया, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस 1896 में आई थी उसमें एक देखा गया पैटर्न कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इसका इस्तेमाल किया, इस एपिडेमिक का इस्तेमाल किया था टू फर्दर इंक्रीज देयर कंट्रोल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि हम मैपिंग करेंगे ताकि हमें मैपिंग से ये पता लग पाए बीमारियां फैली कहां से। जिन लोगों को हुई वो टारगेट नहीं था, उनको कंट्रोल करना इनका टारगेट नहीं था। कहा जाता है कि उस समय 3,70,000 लोगों की जाने गई थी, ये तो केवल कमीशन ने बोला था, असल में इनसे कहीं ज्यादा लोगों की जाने गई थी। जब ये आउटब्रेक हुआ था पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में नहीं था, हॉस्पिटल्स नहीं थे, और टी.आर. फ्रेजर के अंदर एक चेयरमैनशिप में इंडियन प्लेग कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन की थी, 70 सिटिंग की थी, 260 विटनेस, पूरी रिपोर्ट बनाई थी कि भाई कैसे इंडिया में प्लेग फैला, क्या कारण थे। लेकिन ये जब प्लेग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी ना, तो अगर इनके रिपोर्ट के मैप्स को देखो तो आपको मैप्स दिखेंगे चमकीले, आपको दिखेंगे इनकी फोकस इस चीज पे नहीं कि बीमारी में किन लोगों को बीमारी हुई, उनका इलाज पे कैसे फोकस करना है, उनको कैसे हेल्प करनी है, बल्कि इनका फोकस था कि भाई कहां से बीमारियां फैल रही हैं। रेलवेज
उस पर अपना कंट्रोल कैसे बढ़ाया जा सके, जो पब्लिक कंटेनमेंट है वो कैसे की जा सके, कैसे हमारे पुलिस फोर्स के लोग जाकर इजीली लोगों को डरा सके, कैसे उनको हटा सके। तो पूरी पूरी फोकस ये थी कि मैप्स का इस्तेमाल भी जो किया गया, जॉन स्नो ने पहले कॉलेरा के टाइम में किया था, यहां पर जो इंडिया में मैप का इस्तेमाल किया गया प्लेग कमीशन के द्वारा, वहां पर रेलवे लाइन पे फोकस था, स्टेशन पे फोकस था, क्वारंटाइन जोन पे फोकस था, कहां पुलिस कोऑर्डिनेट कर सकती है इसके ऊपर फोकस था। इन चीजों पे फोकस नहीं था कि भाई कहां लोग हैं जिनको बीमारियां हुई हैं, ताकि उनको रिजॉल्व किया जा सके। तो ये दिखाता है कि कैसे ये पुलिस लाइन पे फोकस कर रहे थे कि भाई कैसे क्वारंटाइन किया जाए और कैसे ये हम तक ना पहुंचे। तो अगर आप रिसेंट कोविड टाइम्स में भी देखो ना, दुनिया में कई देशों में ऐसा देखा गया कि वो फोकस ऐसा कर रहे थे कि जो लोग हैं डंडे की चोट से उन्हें कंट्रोल किया जा सके, ना कि जो लोग बीमार हैं उनको इलाज किया जाए। और इसमें आप देखोगे खासतौर पे जो मैप है कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि जो एपिडेमिक का प्रभाव था ना, जो उसकी सीवियरिटी थी, कितने लोगों की जाने गई, उसको छुपा सके। वो कहे कि भाई इतना स्प्रेड हुआ, ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं, डिजीज कहाँ घुस सकती है, ये उस पर फोकस कर रहे थे कि कहाँ डिजीज इन्फिल्ट्रेट कर सकती है, कहाँ पर है, किन लोगों को प्रभावित कर रही है, ये उनका मुद्दा ही नहीं था। तो ये मोरालिटी और सिक्योरिटी की बात बन गई। उल्टा इसका इस्तेमाल करके ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल बढ़ाया, अपना सर्विलेंस बढ़ाया। उनको ये पता लगा कि कहां से वो अपना सर्विलेंस और बढ़ा सकते हैं, और लगातार इस कोशिश की वजह से उन्होंने पुलिसिंग का इस्तेमाल किया, जिसके तहत वो और क्वारंटाइन मेजर्स को स्ट्रॉन्ग कर सके, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके, पॉपुलेशन की मूवमेंट को कंट्रोल कर सके, डेटा जमा कर सके और फ्रेम कर सके ऐसी नीतियां जिससे लोगों की आवाजाही पर कंट्रोल रहे, वो रेलवे को ऑब्जर्व कर सके। और हेल्थ को लेकर जो अप्रोच थी, इसे एक मिलिटराइज्ड अप्रोच कहते हैं, ये ब्रिटिशर्स ने उस समय अपनाई थी। अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखो तो इंडिया में तो खैर एग्जांपल नहीं, इंडिया में अगर आप इमरजेंसी के टाइम की बात करो तो वहां जो वेस्कोटमी का एग्जांपल था, जहां जबरदस्ती स्टरलाइज लोगों को किया जाता था, वो एक एग्जांपल है कि कैसे पॉलिसी मेकिंग में आप मिलिटराइजेशन का इस्तेमाल करते हो, कि जबरदस्ती लोगों की आपने नसबंदी करवाई, या कैसे उनको जबरदस्ती जो अपने डॉक्टर्स को बोला गया भाई अचीव करना है इतना टारगेट, तो वो अचीव करो, तो वो गलत तरीका है। और ब्रिटिशर्स ने इसमें क्या किया था बॉम्बे गवर्नमेंट के टाइम में, कि इन्होंने मिलिट्री कंट्रोल को लेजिटिमाइज करने का एक एग्जाम्पल ढूंढा था कि भाई ये प्लेग फैल रहा है, इसलिए मिलिट्री कंट्रोल बढ़ना चाहिए, हम और ज्यादा सर्विलेंस बढ़ाएंगे, आपके राइट्स खत्म हो जाएंगे। पुलिस स्टेशन, चौकीदार्स ये सब रिपोर्ट करते थे, कितने लोगों की जाने गई हैं, क्या इंफॉर्मेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को वो लोग देते थे। तो वो डेस्क रजिस्ट्रेशन का काम किया करते थे। आज भी अगर आप देखो कई एरियाज में पुलिस अभी भी ये काम करती है। तो वो दिखाता है कि कैसे पुलिस और मिलिट्री, खासतौर पे पुलिसिंग और मिलिट्री का इस्तेमाल किया गया था पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स को अचीव करने के लिए। और ये दिखाता है कि कैसे पुलिस और मिलिट्री, दो ऐसे एरियाज जो कि जबरदस्ती लोगों को डरा कर काम करवाते थे, उनको प्रायोरिटाइज किया गया ताकि डिजीज को कंट्रोल किया जा सके। लॉ कमीशन ने भी बोला था कि जो पावर ऑफ स्टेट है उसका मिसयूज किया गया, बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि कोशिश की गई किस चीज के लिए, ये देखने के लिए कि अपनी पावर कैसे बढ़ाई जाए। हाल के समय में ये आर्टिकल ऐसा बोलता है कि हम धीरे धीरे मेडिकल प्रोफेशनल की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनको सर्विलेंस का रोल दिया जा रहा है। यानी वो देखते हैं कि भाई कौन व्यक्ति कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या चीजें कहां फैल रही हैं, लेकिन बीमारी कैसे रिजॉल्व हो उसके ऊपर फोकस थोड़ा कम होता है। तो हमारी पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज को बदलना पड़ेगा, हमें एथिकल कंसिडरेशन को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आप एक मेडिकल पर्सनल है, एक डॉक्टर हैं, आपका काम ये नहीं है कि भाई किस तरह कौन है, कहां से आ रहा है, किस तरह की चीजें हो रही हैं, किस कम्युनिटी के लोग कहां पर रहते हैं, वो चिन्हित करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए बीमारी का उन्मूलन। ये मैप्स अगर आप देखो, डिजाइन और रिप्रेजेंटेशन जो प्लेग मैप्स की थी वो दिखाती थी कि कैसे उनका फोकस था कि हम किस तरह स्टेट्स को कंट्रोल करेगा, इस चीज पे नहीं कि कैसे वो बीमारी कंट्रोल होगी, कैसे लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। ये दिखाता है कि इससे वो एपिडेमिक का जो असर है वो कम कर सकें और अपनी प्रायोरिटीज को अलग दिशा में दे जा सकें, जिससे कि वो इस बीमारी का जो प्रभाव था उसको छुपा सकें, कितने लोगों की जाने गए वो छुपा सकें, और कैसे कैसे उन्होंने कहाँ पे रेलवे लाइन को कंट्रोल किया, कहाँ लोगों को आगे जाने से रोका, इससे बीमारी वहां नहीं गई, हमने केवल बॉम्बे के लोगों को घेर कर एक जगह पकड़ के रखा, इससे कई लोग इससे और प्रभावित नहीं हुए। उनका ऐसा मानना था कि उनको इस तरह इसको दर्शाना था कि देखो हमने अपनी पुलिसिंग के दम पर, हमने अपनी मिलिट्री के दम पर इस बीमारी को आगे फैलने नहीं दिया। ये रियलिटी नहीं थी उनकी कि भाई कितने लोग मारे गए या कितने लोगों का इलाज किया। तो ये मैपिंग और पुलिसिंग का इस्तेमाल कैसे दिया गया हमें दिखाता है कि पब्लिक हेल्थ में सर्विलेंस, पॉलिसी और स्टेट कंट्रोल का रोल कितना ज्यादा होता है। जरूरत है कि इसको हम ध्यान रखें जब अपनी पॉलिसी बनाते हैं। अगर आप सर्विलेंस मैकेनिज्म की बात करो, पहले सर्विलेंस का मतलब क्या होता है, किसी पे नजर रखना। तो पुलिसिंग को पहले हेल्थ सर्विलेंस में जोड़ा गया कि भाई कौन बीमार पड़ा, कितने लोग हैं, कहां रहते हैं। अब क्या है, इसमें पुलिस की जगह मेडिकल प्रोफेशनल का इस्तेमाल किया जाता है डेटा क्रिएट करने के लिए। क्या ये
हेल्थ प्रोफेशनल या हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं उनको ऐसा करना चाहिए। हालांकि अब प्रोफेशनलाइजेशन आ रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस आ रही है, तो उस तरह का समय नहीं रहा। लेकिन आज भी ये सोचने वाली बात है कि जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसमें जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, फॉर एग्जांपल कई लोग जो कोविड के टाइम में ऐप बनी थी उतनी सक्सेसफुल हुई नहीं, लेकिन उस ऐप पे भी प्राइवेसी का क्वेश्चन मार्क कर रहे थे। पर एक वो ऐसी स्थिति थी, वैसी इमरजेंसी थी जहां आप इसको आपको साइडलाइन करना पड़ता है। पर आज के टाइम में हम ये सोच सकते हैं कि हम पहले ही अपने पॉलिसी लेवल में वो चेंजेस करके रखें जहां हम एथिकल क्वेश्चंस को ध्यान में रखें कि कंट्रोल पॉइंट पे फोकस नहीं होना चाहिए कितने लोगों को हमने सिर्फ क्वारंटाइन में डाल दिया, कितने लोगों को हमने कंट्रोल कर लिया, बल्कि फोकस होना चाहिए प्रॉब्लम फ्रेमिंग के ऊपर, कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सके। और अगर हम इसको पहले समझेंगे अभी के दौर में, तो अगर कभी ऐसी समस्या भविष्य में आए तो हम उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। हमें इंडिविजुअल राइट्स, उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी और एक ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कि उनका डेटा किसके पास है, क्यों है। आप इसको और डायमेंशन में देखो, जो डिजिटल एज की आप बात करें तो वहां कितना डेटा इजीली लोगों के पास पहुंच जा रहा है। जो पॉलिसी मेकर्स है उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इस बात को क्लियर करें कि इस डेटा से किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या ये कंट्रोल करने के लिए या बीमारी के इलाज की व्यक्ति के इलाज के लिए है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी क्या पावर डायनेमिक्स है, क्या ये किसी पावर स्ट्रक्चर को थोपने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्या जो आज के समय में आप देखो कि क्या डेटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है वो दिखाता है कि क्या आप समाज में इनइक्वालिटी को बढ़ाना चाहते हो, किस चीज को रिजॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, कास्ट सेंसस डेटा, उसका कुछ लोग विरोध भी इसी तर्ज पे कर रहे हैं, हालांकि कहानी थोड़ी अलग अलग है। लेकिन कई हेल्थ डेटास का भी आप देखोगे जहां एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट भी किया जा सकता है ऐसे डेटा को कलेक्ट करके। तो ये रियलिटी होनी चाहिए कि आप एक बैलेंस बना के रखें, और जो चेंजेस हैं, जो बदलाव हैं, उसको भी समझना चाहिए। और इसीलिए रजिस्टर्स कई देश में अब जो है वो सेंसस की बात कर रहे हैं कि भाई अब सेंसस की ज़रूरत नहीं है, स्टेट सर्वेलेंस का रूल बदल रहा है, डेटा कलेक्शन का मेथड बदल रहा है। लेकिन ज़रूरत यह कि जब अपनी हेल्थ पॉलिसी बनाए तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ इश्यूज़ को प्रायोरिटाइज करें, कम्युनिटी वेलबींग को प्रायोरिटाइज करें, एथिकल स्टैंडर्ड्स को प्रायोरिटाइज करें, सर्विलेंस और कंट्रोल मेजर्स को प्रायोरिटाइज नहीं करें। कहने का मतलब ये कि डेटा का इस्तेमाल इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपके पास कैसे जो नंबर्स कहाँ पर कौन है, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए वो हो, बल्कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए हेल्थ पॉलिसीज़ को और ज़रा इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, ये था ये आर्टिकल। तो आज जो हमने आर्टिकल पढ़े, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पहला वाला फायर सेफ्टी वाला, इंडिया में कितने फायर फाइटर्स हैं भाई, क्या नंबर है फायर फाइटर्स के, कितने की रिक्वायरमेंट है, क्या कमी है, क्या डेटा है, यहाँ से आप देख सकते हैं 1.5 मिलियन अब इंडिया को चाहिए, 3 लाख ही नंबर्स इंडिया में है, 1.5 मिलियन की कमी है। अराउंड 79-80,000 के आसपास फायर फाइटर्स कम है यूपी में, बिहार में भी 45,000 के आसपास कम है। 4,000 फायर ट्रक केवल यूपी को चाहिए, फायर स्टेशन महाराष्ट्र को 900 से भी ज़्यादा चाहिए। तो स्थिति बहुत बदतर है, प्रत्येक व्यक्ति पर 1,000 लोगों पर एक फायर फाइटर होना चाहिए, जो इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो वो संख्या जो इंडिया में है उससे कंपेयर करने के लिए यूएसए का क्या नंबर है उसको आप कंपैरिजन के लिए बस रख सकते हो। और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये भी हमने डिस्कस किया, अवेयरनेस, प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन्ड पर्सनल, इन सभी एरियाज पे हमें काम करना चाहिए। दूसरा आर्टिकल था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के बारे में, तो पीएलआई में क्या ग्रोथ देखी गई, कितने % की ग्रोथ हुई, मैन्युफैक्चरिंग में क्या ग्रोथ देखा गया, तो 21.5% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में ग्रोथ देखी गई है, 24.5% ग्रोथ देखी गई है टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 2022-23 में जो प्राइमरी इन सेक्टर्स में। तो हमें और किन किन सेक्टर्स को जोड़ना चाहिए, क्या दिक्कत है, इन्फ्लेशन की वजह से कैसे इनपुट कॉस्ट बढ़ गए हैं, क्या रिजोल्यूशन होना चाहिए, किन किन सेक्टर्स को जोड़ना चाहिए, वो हमने समझा। सिलिका क्या होता है, क्यों एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, ये हमने जाना, और इसके क्या कोर कंसर्न है मुझे बताओ जरा आप। एंड फाइनली एपिडेमिक 1918-96 का प्लेग और क्या उससे हमें सीख लेनी चाहिए, ये आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। जो पीडीएफ है वो आपको सुमित सर के चैनल सुमित रेवड़ी या फिर ओनली एस नथिंग एल्स वाले टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये थी आज की डिस्कशन। अगले हफ्ते से सुमित सर ये डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड हैव अ नाइस डे।